फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पर। इससे पहले हम अपने पूरे लेक्चर 4 कर चुके हैं, जिसमें एंशंट और मिडाइवल से क्वेश्चन थे, और वो हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमारे शुरू होंगे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। और अगले टोटल 6 लेक्चर्स में टोटल मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एंशंट और मिडाइवल के जितने क्वेश्चंस थे वो हमारे हो चुके हैं। तो आज से हमारा नया मॉडर्न का शुरू होने वाला है। और इससे पहले बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज या कल में इनकी पीडीएफ डल जाएंगी। और इसके अलावा आप हमारी और भी बहुत सारी सीरीज़ जो चल रही हैं वो जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं सब्सक्राइब, भूल जाते हैं। तो कोई नहीं, फिर भी ध्यान रहे तो कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और जैसा कि मैंने बताया है, इस सीरीज़ का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा जब जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, आप पहले वीडियो पॉज करोगे, पहले उस क्वेश्चन का आंसर खुद लगाओगे, उसके बारे में खुद सोचोगे, उसके बाद ही आप जो मैं बता रही हूँ वो आंसर देखोगे, तभी आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज आप 10 बार भी देख लोगे तब भी आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मल पेपर में करते हो वैसे ही आपको इस पेपर में करना है। ठीक है, और इसके बाद 2 to 3 टाइम्स ये वीडियो देख लेनी है। आपको जो एक टेस्ट सीरीज़ है कम से कम वो तो फुल याद हो जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा करने के लिए प्रीलिम्स में नहीं चाहिए होता है। ठीक है, आपको एक टेस्ट सीरीज़ वो भी अच्छे से की हुई हो, बस उतना ही रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 100 टेस्ट कर लो, लेकिन उसमें से अगर आपको 0% रिटेनमेंट है तो क्या फ़ायदा है फिर उसका। ठीक है, तो आप एक टेस्ट सीरीज़ करो, लेकिन वो बड़े अच्छे से करो। ठीक है, तो बस हमारा यही टारगेट है कि एक टेस्ट सीरीज़ हो, लेकिन वो बहुत अच्छे से हो, आपके मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको याद रहें। बस यही हमारा टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में कौन सा इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूडेड पूछा है। सबसे पहले पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, जो ये फर्स्ट है ना, ये कांग्रेस ने डिमांड तो किया था। कांग्रेस ने डिमांड किया था कि पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए पुलिस एक्सेसेस में, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया गांधी इरविन पैक्ट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ठीक है, वो उन्होंने नहीं किया था। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है वो तो जाती है रॉन्ग, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 and 3 इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। बिल्कुल, गांधी जी ने ये कहा था कि जिन्होंने वायलेंस नहीं किया उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दो। और थर्ड है राइट टू पीसफुल पिकेटिंग। बिल्कुल, राइट टू पीसफुल पिकेटिंग का भी कंसेप्ट आया था वहाँ पे। ठीक है, और हाँ, इसमें चलो ये तो थे 2, और भी इसमें और भी कंडीशंस थी, जैसे कि फाइन्स को रिमिट करना है जो कलेक्टेड नहीं है। ठीक है, रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, फाइन्स को आपको रिमिशन देना है। उसके बाद जो भी कॉन्फिस्केटेड लैंड है जो थर्ड पार्टी को आपने नहीं बेची है उसको आपको रिटर्न करना है। ठीक है, क्या करना है, रिटर्न करना है आपको। कौन सी लैंड, कॉन्फिस्केटेड लैंड जो आपने थर्ड पार्टी को नहीं दी है अभी। ठीक है, थर्ड पार्टी को आपने सेल नहीं की है, उस लैंड को आपको वापस करना है। और ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया था उनके साथ आपको लीनियंट ट्रीटमेंट करना है। उनके साथ आपको क्या करना है, लीनियंट ट्रीटमेंट करना है, जिन्होंने भी वो किया था, रिज़ाइन किया था। ठीक है, और सॉल्ट ये तो बता ही दिया, अलाउड इंडियन टू मेक सॉल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें थी गांधी इरविन पैक्ट में। और इसके बाद क्या माना जाता है कि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हो गया था। गांधी इरविन पैक्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हो गया था, और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद क्या हो गया था, एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पे एंड हो गई थी। तो यही था थोड़ा सा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे आंसर भी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद रेफरेंस टू तिलक्स होम लीग
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट यूज रिलीजियस फेस्टिवल एज इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी टू प्रोपेगेट आइडियोलॉजी ऑफ होम रूल। यहाँ पे तिलक ने अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स का यूज़ किया था आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए। बिल्कुल ही ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे तिलक ने रिलीजियस फेस्टिवल्स का यूज़ नहीं किया था। इन्होंने रिलीजियस फेस्टिवल्स का यूज़ किया था वो क्या बोल रही हूँ मैं, जो पहले था स्वराज मूवमेंट था कि क्या बोलते थे उसको, 1905-6 में जो चला था, ठीक है, जो भी था उस वहाँ पे उन्होंने रिलीजियस फेस्टिवल्स का यूज़ किया था, ना कि यहाँ पे होम रूल लीग में उन्होंने नहीं किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। और सेकंड है, इट्स डिमांड इंक्लूड स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। बिल्कुल उनकी डिमांड थी स्वराज, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई जाए और वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए। तो ये भी उनकी क्या थी, डिमांड थी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। अब है ना क्या था कि देखो उस टाइम पे ये तो तिलक की होगी, उस टाइम पे टू होम रूल लीग बनी थी, ठीक है। एक बनी थी तिलक जी की और एक बनी थी एनी बेसेंट जी की, ठीक है। जो तिलक की थी उनको इंडियन होम रूल लीग के नाम से जाना जाता था, इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। और ये जो एनी बेसेंट की थी उनको होम रूल लीग के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। अब ये जो बनी थी तिलक की होम रूल लीग बनी थी, ये अप्रैल 1916 में बनी थी, ठीक है, पहले बन गई थी। और जो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग की थी वो बाद में बनी थी, सितंबर 1916 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये कहाँ पे बनी थी तिलक जी की, ये बनी थी बेलगांव में। ये कहाँ बनी थी, बेलगांव में बनी थी। और जो ये एनी बेसेंट जी की जो थी ये कहाँ बनी थी, मद्रास में बनी थी। कहाँ बनी थी, ये मद्रास में बनी थी। और ये होल इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, मद्रास एंड होल इंडिया में ये ऑपरेट कर रही थी एनी बेसेंट जी की जो होम रूल लीग थी। लेकिन जो ये तिलक जी की होम रूल लीग थी ये कहाँ कहाँ कर रही थी, बेलगांव में तो थी, लेकिन ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये केवल यहाँ पे वो कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी। और ये केवल ये पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। तो ये थी दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस, तिलक की होम रूल लीग में और एनी बेसेंट की होम रूल लीग में। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है बाहर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों। देखो इनके कुछ कुछ क्या थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। इनके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर इनकी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो जैसे कि अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट, दोनों ही होम रूल लिखे, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना, पॉलिटिकल एजुकेशन देना लोगों को, ठीक है, पॉलिटिकल एजुकेशन देना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना लोगों का, ठीक है। उसके बाद हमारी जो भी इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी जो बंद सी हो गई थी उसको रिवाइव करना किसको, पॉलिटिकल एक्टिविटी को, ठीक है। और ये थे इनके कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, मतलब ये मूवमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि उस टाइम तक क्या था ना, कांग्रेस साल में केवल एक बार मिलती थी, ठीक है। और ये पूरे साल काम कर रहे थे, दे वर फंक्शनल थ्रू आउट द ईयर, तो इसीलिए भी ये थोड़ा सा ज़्यादा सही था। उसके बाद एजुकेटेड इंडियंस का इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। बहुत सारे इसमें इंडियंस जुड़े हुए थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बैप्टिस्ट, जीएस खारपाड़े, एसएस सुब्रमण्यम अय्यर, ये कई सारे इसमें मेंबर्स थे मुस्लिम लीग वगैरह के, जो मतलब अलग अलग उससे थे। मतलब जब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट भी डिवाइड हो गए थे, हालांकि लखनऊ पैक्ट में वो आ गए थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, लेकिन मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स थे इसमें। तो इसने मतलब यूनाइट किया मुस्लिम्स को भी, ठीक है, और मुस्लिम्स को यूनाइट किया, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट सबको इसने यूनाइट किया। उसके बाद इन्हीं के कारण, मतलब इन्हीं के एफर्ट्स के कारण एक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हुआ 1917 में। 1917 में क्या हुआ, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी हुआ। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को एक और डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन, ये चीज़ ध्यान रखना, अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बोला गया था कि आप काउंसिल में क्या करोगे, इंडियंस का नंबर इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ इंडियंस को आप इंक्रीज करोगे काउंसिल में, ठीक है, कुछ ऐसा था उसमें, ठीक है। नंबर ऑफ इंडियंस को इंक्रीज करोगे आप अपनी काउंसिल में, अगस्त डिक्लेरेशन था। इसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, 1970 में हुआ था। और होम रूल लीग की मेन ये सिग्निफिकेंस में आता है कि उनका ये इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने जो किया था वो यही था कि इंडियंस का नंबर काउंसिल में इंक्रीज कर दिया था।
अब बात करें कि ये फेल कैसे हो गया, फिर मतलब इतना ज़्यादा इसका नाम क्यों नहीं है, तो ये फेल क्यों हुआ, तो फेल हुआ कि ये सबसे पहले तो मास मूवमेंट नहीं था, ठीक है, ये क्या था, मास मूवमेंट नहीं था। दूसरी चीज़ क्या थी, एक इनको एंग्लो इंडियंस नॉन ब्राह्मण्स जो साउथ इंडिया से थे उनका इनको सपोर्ट नहीं था। उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी इनकी, ठीक है। और महात्मा गांधी भी उस टाइम पे अमर जो रहे थे, ठीक है, महात्मा गांधी भी उस टाइम पे अमर जो रहे थे, तो इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो रही थी। और 1920 में तो ये फिर कांग्रेस पार्टी के साथ ही मिल जाती है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ ही मर्ज हो जाती है 1920 में। और 1921 में ध्यान रखना, 1921 में जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी ना, ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, वो अपना नेम चेंज कर लेती है, स्वराज पार्टी बन जाती है। कौन सी? स्वराज्य पार्टी, ठीक है, स्वराज्य पार्टी बन जाती है। कब? 1921 में। ध्यान रखना, ऑल इंडिया होम रूल लीग स्वराज पार्टी में चेंज हो जाती है 1921 में। और 1920 में क्या थी है? कांग्रेस पार्टी में मिल जाती है। 1920 में कांग्रेस में मिल जाती है, 1921 में ऑल इंडिया होम रूल लीग स्वराज पार्टी अपनी अलग से अपना नाम चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये क्यों ये फेल हुए थे और इनकी क्या सिग्निफिकेंस, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे, वो भी पता चल गया। कॉमन ऑब्जेक्टिव इनके क्या थे, जो तिलक ने शुरू की थी और एनी बेसेंट जी ने शुरू की थी, ये बेलगांव में थे और ये मद्रास में थे, और ये कब कब शुरू हुई थी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। और हाँ सॉरी, ये जो स्वराज मूवमेंट जो मैं बोल रही थी ना, स्वराज नहीं, स्वदेशी मूवमेंट था, सॉरी, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, मेरे को याद आ गया अभी, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने रिलीजियस फेस्टिवल्स का यूज़ किया था, ना कि होम रूल लीग मूवमेंट में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड आंसर हो गया हमारा करेक्ट। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइमन कमीशन। हमें साइमन कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट देखनी है। साइमन कमीशन जो कि कब आया था? 1927 में आया था। ऑल दी मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन वर इंग्लिशमैन, बिल्कुल इसीलिए तो इनका विरोध हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सही है, थर्ड स्टेटमेंट। फिर है कि द कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था। और थर्ड है द साइमन कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर ब्रिटिश इंडिया, वहाँ पे उन्होंने कोई डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की थी, ठीक है, साइमन कमीशन ने कोई डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और 1927 में ही याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पे? मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास में सेशन हुआ था। और उनके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रिसाइड किसने किया था? डॉक्टर अंसारी ने, ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर अंसारी ने वहाँ पे प्रिसाइड किया था। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के सेशन वहाँ पे किसने प्रिसाइड किया था और कहाँ पे सेशन हुआ था। और 1927 का सेशन, 1929 का सेशन, 1930 का सेशन, 1931 का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब धीरे धीरे आते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे। अभी केवल एक याद रखना है, 1927 जब साइमन कमीशन आया तो मद्रास में सेशन हुआ था और डॉक्टर अंसारी उसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे, या उन्होंने प्रिसाइड किया था वहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैबिनेट मिशन के बारे में हमें बताना है, ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में बताना है, कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले है कि इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन से आया हुआ था कि एक पूरी स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें बोला गया था कि ये जो मिशन था ये मतलब नीचे दिए हुए थे वेवल प्लान, फलाना प्लान जो भी था, और स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि मार्च में आया था, मई में उन्होंने अपना प्लान दिया था, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल मंथ से भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस मंथ में आया था, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट किस मंथ में दी थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको 1940 के बाद के जो इवेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पूछ रहे हैं। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था। तो अभी बताइए ये कब आया था? मार्च 1946 में आया था और मई 1946 में इन्होंने अपना वो बताया था, क्या बोलते हैं, अपना प्लान को बताया था, ठीक है। और क्यों आया था? ये आया था इसलिए कि ताकि पीसफुल ट्रांसफ़र हो जाए पावर का इंडिया में, ठीक है, उसके लिए आया था। जो भी म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन हो जाए जो भी इंडियन प्रॉब्लम है उसका, ठीक है, उसके लिए आया था ये। तो
सबसे पहले है इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। और इन्होंने एक प्लान बताया था यूनाइटेड इंडिया के लिए। इन्होंने एक प्लान बताया था किसके लिए? यूनाइटेड इंडिया के लिए इन्होंने प्लान बताया था, ठीक है। और सेकंड है इट प्रपोज्ड ए ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इन्होंने बोला कि रिलीजन के बेस पे 2 ग्रुप्स में उसको बांट देंगे। देखो नहीं, प्रोविंशियल असेंबलीज को शायद लैंग्वेज के बेस पे इन्होंने बोला था कि नहीं, रिलीजन के बेस पे तो नहीं बोला था। और ये 2 ग्रुप्स में नहीं था, कितने ग्रुप्स में था? 3 ग्रुप्स में उसको बांटने की बात चली थी, ठीक है। 3 ग्रुप्स में उसको बांटने की बात चली थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी? रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है इट प्रोवाइडेड फॉर कॉमन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ डिफेंस, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। उन्होंने बोला था कि एक कॉमन सेंटर होना चाहिए जो किस किस को कंट्रोल करे? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। डिफेंस, करेंसी नहीं, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी। कि यस, कॉमन सेंटर का तो उन्होंने बोला था, लेकिन ये नहीं बोला था कि डिफेंस, करेंसी नहीं बोला था, उन्होंने बोला था फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन उसमें होना चाहिए। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है? ए आ जाता है, ठीक है। अब इन्होंने यूनाइटेड इंडिया का प्लान बताया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक कमेटी सी बनाई थी, ठीक है। उस कमेटी में इनके में 3 मेंबर थे। कौन से थे? वैसे इस जो ये कैबिनेट मिशन था इसमें 3 मेंबर्स थे। कौन कौन थे? एक तो थे लॉर्ड लॉरेंस। कौन से थे? एक तो लॉर्ड लॉरेंस थे, एक क्रिप्स थे, सर क्रिप्स। जो क्रिप्स मिशन पहले आया था वो क्रिप्स फिर से कैबिनेट मिशन में आए थे। और उसके बाद थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 मेंबर थे इसमें, ठीक है, कैबिनेट मिशन में। उसके बाद इन्होंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बनेगी उसके पास 3 पावर्स होंगे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। रेस्ट जितने भी पावर होंगी वो किसके पास होंगी? प्रोविंसेस के पास होंगी, ठीक है। और जितने भी इंटरिम कैबिनेट, फिर एक क्या बनाई जाएगी? इंटरिम कैबिनेट बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक इंटरिम कैबिनेट बनाई जाएगी। उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? इंडियंस होंगे। इंटरिम कैबिनेट के जितने मेंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? इंडियंस होंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक असेंबली भी बनाएंगे जो किस पे होगी? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस होगी। और इन्होंने राइट भी दे दिया था हमें सीड करने का फ्रॉम कॉमनवेल्थ से सीड करने का राइट भी इन्होंने दे दिया था। इसके बाद जो हाँ, इन्होंने ये भी बोला था कि जो कम्युनल क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इंडिया में कम्युनल क्वेश्चन उठने थे, तो जो कम्युनल क्वेश्चंस होंगे उनको सेंटर रिजॉल्व करेगा बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। बाय सिंपल मेजोरिटी से जो कम्युनल क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व होंगे, सेंटर उनको करेगा, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स को फ्री कर दिया था, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि इंटरिम कैबिनेट बनेगी। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बेस पे इलेक्शन होके बनेगी, उसी से हम इंटरिम कैबिनेट का गठन करेंगे। वहीं से मतलब इंटरिम कैबिनेट के मेंबर्स आएंगे, ठीक है। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसी से बनाई जाएगी, ठीक है। अब मेन चीज़ ध्यान रखने की क्या है? देखो, ये तो हो गए कि इसमें मेंबर कौन कौन थे, इन्होंने प्रपोजल्स क्या क्या दिए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब किसने इसको एक्सेप्ट किया था, किसने इसको रिजेक्ट किया था? सबसे पहले याद रखना, कांग्रेस ने इसको क्या कर लिया था? लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। कांग्रेस ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, पहले उसने एक्सेप्ट किया लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वे चाहते थे कि हम मतलब उनको पाकिस्तान चाहिए ही था, ठीक है। उनको पाकिस्तान चाहिए ही था। तो उन्होंने क्या किया? जो मुस्लिम लीग ने इसकी जो कैबिनेट मिशन है उसकी जो वो है उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और 16 अगस्त 1946 को उन्होंने क्या मनाया? उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। क्या मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे, कि अब हम किसी की नहीं मानेंगे, अब हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, टू अचीव पाकिस्तान, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने क्या मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे रख दिया कि हम अब डायरेक्ट एक्शन करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे किसके लिए है? पाकिस्तान के बनने के लिए। जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को क्या किया? रिजेक्ट किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने 16 अगस्त 1946 को मनाया कि अब तो हमें
क्या चाहिए, अब तो हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ये कैबिनेट मिशन का क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which of the following policy measures were adopted by British government toward the princely state after the revolt of 1857? 1857 के रिवोल्ट के बाद Which of the following policy measures were adopted by British government ने कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स? टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी? सबसे पहले है ब्रिटिशर्स टू अबंडन द पॉलिसी ऑफ अनेक्सिंग प्रिंसली स्टेट्स, की वो प्रिंसली स्टेट को अनेक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल उन्होंने ये पॉलिसी क्या कर दी, अडॉप्ट की थी। सेकंड है ब्रिटिशर्स टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो ब्रिटिशर्स उन्होंने बोला था कि वो डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने तो ब्रिटिश रेजिडेंट भी प्रिंसली स्टेट के ऑफिस में रख दिए थे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में उनको इंटरफेयर करते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही नहीं है। और थर्ड है प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी कम्प्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू ब्रिटिश क्राउन, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो कम्प्लीटली सबऑर्डिनेट हो जाएंगी ब्रिटिश क्राउन से, बिल्कुल, क्योंकि हर स्टेट को अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे नहीं, वो ब्रिटिश क्राउन के नीचे आ गई थी ना, तो प्रिंसली स्टेट्स अब कम्प्लीटली किसके नीचे आ गई थी, ब्रिटिश क्राउन के नीचे आ गई थी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया सी। ठीक है, तो 1857 के बाद तो ये आ गया। और इन्होंने क्या किया था कि आप जो भी हायर को अडॉप्ट करोगे, हायर मतलब जो भी आपके अगर बच्चा नहीं है, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हो तो वो भी रिस्पेक्ट किया जाएगा, और आपको आपकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो एनेक्स करते थे आपकी वो बाउंड्रीज को, तो वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी गारंटी दी गई ब्रिटिश क्राउन से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गांधी टू द नेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, तो गांधी ने उस टाइम पे क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी, देखो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं ना, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से इन्होंने डाले हुए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर आस्क्ड टू रिजाइन एंड ओपनली डिक्लेयर देयर एलिजियंस टू कांग्रेस। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उन्होंने रिजाइन करने के लिए, बिल्कुल उन्होंने रिजाइन करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, गांधी जी ने कभी भी उनको रिजाइन करने के लिए नहीं बोला, बस उन्होंने बोला कि ओपनली वो डिक्लेयर कर दें अपना एलिजियंस कांग्रेस को। ठीक है, उन्होंने रिजाइन करने के लिए कभी नहीं बोला। सेकंड है सोल्जर्स वर आस्क्ड नॉट टू लीव देयर पोस्ट, बिल्कुल सोल्जर्स को बोला कि आप अपनी जॉब को मत छोड़ो, बट टू रिफ्यूज टू फायर ऑन पीपल, बिल्कुल रिफ्यूज कर दो फायर करने को, ये भी उन्होंने बोला। ठीक है, ये भी उन्होंने बोला। और थर्ड है गांधी जी आस्क्ड प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सेप्ट देयर सॉवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल रादर देन पेइंग होमेज टू फॉरेन पावर, बिल्कुल गांधी जी ने प्रिंसली स्टेट को भी बोला कि अपने लोगों की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करो, दूसरे फॉरेन पावर की नहीं। फोर्थ है पीजेंट शुड रिफ्यूज टू पे द लैंड रेवेन्यू एंड रोड्स शुड आउटराइटली रिफ्यूज टू पे एनी टैक्स टू एनी जमींदार। देखो इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि आप दो ही मत, इन्होंने बोला कि अगर आप में हिम्मत है कि आप मतलब आप मना कर सकते हो टैक्स को, तो आप कुछ भी खोने को तैयार हो तो आप मत दो, नहीं तो दे दो। ठीक है, तो इन्होंने कोई मतलब बिल्कुल सबको ये नहीं बोला था कि आप टैक्स दो ही मत। ठीक है, ये नहीं बोला था इन्होंने। तो ये जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट होता है ये भी हमारी रॉन्ग हो जाती है, और फोर्थ स्टेटमेंट होती है हमारा आंसर आ जाता है 2 और 3। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर आप में है दम है तो आप दे दो, नहीं तो अगर आप में दम है तो मत दो, नहीं तो आप दे दो। ठीक है, ये इन्होंने बोला था, ये नहीं बोला था कि आप दो ही मत, लेकिन ये बोला था कि अगर जमींदार आपसे अगर जो जमींदार है वो गवर्नमेंट की तरफ जाता है तो उसको टैक्स मत दो आप। ठीक है, जमींदार को टैक्स मत दो अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से बोलता है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोलता है, तिभागा मूवमेंट के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तिभागा मूवमेंट के बारे में बताना। तिभागा मतलब तिभागा नाम से ही सुनो 1/3, तिभागा तीसरा भाग। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखो कि द शेयर क्रोपर्स वर डिमांडिंग 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड। ये बोल रहे थे, जो शेयर क्रोपर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें 1/3 प्रोड्यूस चाहिए लैंड का। शेयर क्रॉपर्स मतलब जो बोते थे, ठीक है, जो मतलब खेती करते थे उस जमीन पे, वो 1/3 मांग रहे। भाई वो 1/3 क्यों मांगेंगे, वो बोल रहे थे कि हम 1/3 आपको टैक्स देंगे, 2/3 हम रखेंगे। तो वो कितना मांग रहे थे, वो तो 2/3 डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकेंड है द फ्लाउड कमीशन वॉज सेट अप टू लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ दिस मूवमेंट। ये बोला कि फ्लाउड कमीशन उनकी डिमांड्स को
लुक करने के लिए बैठा था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है ना ये हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि जो फ्लाउड कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना उसी के बेस पे तो ये बैठा था, उसी के बेस पे तो तिभागा मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, फ्लाउड कमीशन ने बोला था कि जो स्टेट का शेयर होना चाहिए वो होना चाहिए 1/3 और जो शेयर क्रॉपर्स का शेयर होना चाहिए वो होना चाहिए 2/3। फ्लाउड कमीशन ने ऐसा बोला था पहले। जब फ्लाउड कमीशन ने ऐसा बोल लिया तो लोगों को ये बात पता चल गई, तो उन्होंने बोला कि हम केवल कितना देंगे, हम 2/3 अपने आप पास रखेंगे और 1/3 केवल और केवल शेयर में देंगे। ठीक है, तो जो फ्लाउड कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको बंगाल लैंड रिवेन्यू कमीशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फ्लाउड कमीशन को बंगाल लैंड रिवेन्यू कमीशन भी इसको बोला जाता था। तो इन्होंने ये बोला था क्लाउड कमीशन की रिपोर्ट ने। ठीक है, और बस यही था फ्लाउड का, यही था कि ये बोल रहे थे 2/3 और 1/3, तो ये हो गया हमारा क्या, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया हमारा डी। कोई सी भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ठीक है, और ये 1947 तक तो ये बिल्कुल ही क्या कर दिया गया था, बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया गया था। कब था ये? 1946 के आसपास था। ठीक है, तिभागा मूवमेंट कब था? 1946 के आसपास था ये। ठीक है, 1946 के आसपास ये मूवमेंट था। और उसके बाद मेनली इसको लेड किसने किया था? ऑल इंडिया किसान सभा की जो सीपीआई विंग है पीजेंट वाली, उसने इसको क्या किया था? लेड किया था। ठीक है, और इसमें एक याद रखना, इसी मूवमेंट में एक बर्गरदार बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होती है, बर्गरदार्स। बर्गरदार्स को ही शेयर क्रॉपर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्गरदार्स को ही शेयर क्रॉपर्स भी बोला जाता है। तो ये टर्म्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इसमें। तो बर्गरदार्स, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1906 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें ये बोला गया कि उसमें क्या हुआ था 1906 के सेशन में। ठीक है, तो देखो जो कलकत्ता सेशन, देखो इसने बोला कि कांग्रेस स्प्लिट हुई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। तो आपको पता होना चाहिए कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी? सूरत स्प्लिट जिसको बोला जाता है, सूरत स्प्लिट में हुई थी। और सूरत स्प्लिट जब हुआ था तब कौन सा ईयर था? 1907 था। ठीक है, वहाँ पे सूरत सेशन था कांग्रेस का, और वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग हो गई कि कांग्रेस स्प्लिट हुई थी 1906 में, क्योंकि वो तो 1907 में हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड मतलब रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन वहाँ पे पास हुआ था। अब रिजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो का रिजोल्यूशन था ना वो 1931 के सेशन में हमारा पास हुआ था। ठीक है, 1931 में कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में। कहाँ पे हुआ था? कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, और वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे, या फिर उन्होंने प्रिसाइड किया था। कराची सेशन था, वहाँ पे नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रिजोल्यूशन पास हुआ था, और फंडामेंटल राइट्स का भी वहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुआ था। फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम दोनों ही जो रिजोल्यूशन थे वो 1931 के सेशन में पास हुए थे, ना कि 1906 के। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 और 3। इसका मतलब स्वराज का रिजोल्यूशन भी वहीं पे पास हुआ था, नेशनल एजुकेशन का जो रिजोल्यूशन था वो भी यहाँ पे पास हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और देखो हाँ, जो 1906 का जो कलकत्ता सेशन था, ये आपको पता चल गया कि 1906 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे या प्रिसाइड किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था। और ये क्यों किया था? ताकि स्प्लिट ना हो, स्प्लिट को रोकने के लिए किया था, टू अवॉइड स्प्लिट। ठीक है, टू अवॉइड स्प्लिट को रोकने के लिए ही ऐसा किया गया था। ठीक है, तो ये कांग्रेस के सेशन, उनका प्लेस और उनके प्रेसिडेंट ये याद रख लेना। 3 के हमने अभी बता दिए, 1906, 1907 और 1931। ठीक है, 1927 का मैं पहले बता चुकी हूँ, याद कर लो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? स्वराज पार्टी के बारे में हमें बताना। स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी सबसे पहले है इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बोले हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गया सेशन था, गया सेशन कब था कांग्रेस का? याद रखना 1922 में कांग्रेस का गया सेशन हुआ था, और वहाँ पे प्रेसिडेंट थे कौन? CR दास। कौन थे वहाँ पे प्रेसिडेंट? CR दास थे वहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को।
तो ये बोल रहे हैं कि उसके बाद ही जो है ये स्वराज पार्टी बनी थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है, उसी के बाद स्वराज पार्टी बनी थी। सेकंड, इट वाज टू फंक्शन एज ए ग्रुप विद इन दी कांग्रेस, ये एक कांग्रेस के अंदर काम करने के लिए बनी थी। और द पार्टी वन मोर देन 50% ऑफ इलेक्टेड सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1923 इलेक्शन। 1923 के इलेक्शंस में उन्होंने 50% से ज़्यादा नहीं, उन्होंने जीती थी 42 आउट ऑफ 101 सीट्स। तो ये 50% से थोड़ी कम हुई, ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि उन्होंने 50% से ज़्यादा सीट जीती थी, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। अब आपको ये पता चल गया कि 1922 का जो गया सेशन था उसमें 1922 में वहाँ पे प्रेसिडेंट थे CR दास, और उसके बाद क्या बनी थी, स्वराज पार्टी बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो बिल्कुल वो हो गया है। अब उस टाइम पे क्या था, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब बंद हुआ तो उसके बाद जो वो थी वो जो कांग्रेस है वो दो में बट गई, किसमें, एक तो नो चेंजर्स में और एक प्रो चेंजर्स में। प्रो चेंजर्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो असेंबली में इलेक्शंस लड़े और वहाँ पे उनकी जो मीटिंग्स है उनको डिसरप्ट करे और कोई कानून ही न बनने दे, ठीक है। प्रो चेंजर्स ये चाहते थे, और प्रो चेंजर्स मतलब इलेक्शन लड़ना चाहते थे। और जो नो चेंजर्स थे ये चाहते थे कि हम कहीं पे एंट्री नहीं करेंगे, काउंसिल में एंट्री ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये चाहते थे हम नो एंट्री, मतलब नो चेंजर्स मतलब बोलो, ये याद रख लो, नो एंट्री, हम काउंसिल में एंट्री नहीं करेंगे। प्रो चेंजर्स बोल रहे थे कि नहीं, हम एंट्री करेंगे, ठीक है। काउंसिल एंट्री को ये फेवर कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रो चेंजर्स ने एक स्वराज पार्टी बनाई ली, ठीक है। इन्होंने एक स्वराज पार्टी बना ली जो कांग्रेस के अंदर ही काम करती, और इसमें जो CR दास थे वो क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, याद रखना। स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे CR दास, और इनके जो थे मोतीलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, इनके सेक्रेटरी थे, ठीक है। और भी थे इसमें जैसे कि सत्यमूर्ति, और मेंबर्स भी थे जैसे कि सत्यमूर्ति और अजमल खान, ठीक है, अजमल खान। ये सारे क्या चाहते थे कि ये प्रो चेंजर्स थे, ये उसमें काउंसिल में एंट्री चाहते थे। कब बनी थी ये, 1 जनवरी 1923 को पार्टी बनी थी, ठीक है। और विद इन कांग्रेस ही बनी थी कि ये विद इन कांग्रेस ही काम करेगी, ठीक है, विद इन कांग्रेस ही काम करेगी। और इसने अभी बताया मैंने कितनी सीट जीती, फिर 1923 के इलेक्शन में 42 आउट ऑफ 101 सीट्स इन्होंने जीती, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये चलो ठीक है 1923 में ये बन गई, उसके बाद क्या हुआ ना कि 1924 का सेशन आया कांग्रेस का, ठीक है। 1924 के सेशन जो था वो था बेलगांव में सेशन था। और आपको पता है 1924 का एक अकेला सेशन था बेलगांव में जहाँ पे गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, वन एंड ओनली सेशन जहाँ पे गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। ये प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के, और इन्होंने यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया था और बोला था कि स्वराजिस्ट जो थे वो काउंसिल के अंदर उसके इंटीग्रल पार्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। जो स्वराजिस्ट्स हैं वो क्या करेंगे, एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस काम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया और इन्होंने बोला कि ये काम करेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर मतलब चलो ये हो गया कि उसके अंदर काम करेंगे, लेकिन ये फिर क्या हुआ, स्वराजिस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक हो गए। इसके बाद जो थे काफ़ी ज़्यादा वीक्स में आ गए, क्योंकि फिर ये भी जो थे वो डिवाइड हो गए आपस में, रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में, ठीक है। रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में फिर से ये डिवाइड हो गए। उसके बाद जैसे कि फिर जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे वो बोल रहे थे कि नो इलेक्शन, हम काउंसिल को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिविस्ट फिर वही बोल रहे थे कि करेंगे, जैसे कि लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय और NC खेलकर, ठीक है, NC खेलकर ये एडवोकेट कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे और हिंदू इंटरेस्ट को ये बचाना चाहते थे, इलेक्शन में टेक पार्ट भी लेना चाहते थे। तो रिस्पॉन्सिविस्ट पार्ट लेना चाहते थे, नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट पार्ट नहीं लेना चाहते थे, ये भी डिवाइड हो गए। उसके बाद CR दास की 1925 में डेथ भी हो जाती है, और यही तो उसके प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद इसको ब्लो मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो हो जाता है। और उसके बाद तीसरी चीज़ थी कि इन्होंने पीजेंट्स के कोज को वो नहीं किया था,
क्या नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था, पीजेंट कोज को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए। मतलब इसके बाद क्या हुआ, ये वीक ही हो गए, स्वराजिस्ट पार्टी इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई। ठीक है, तो ये इनके फेलियर के 2-3 कुछ कारण थे, और कब बनी थी, और कौन इसके प्रेसिडेंट थे, और कौन इसके सेक्रेटरी थे, और कब इंटीग्रल पार्ट होने का उनका वो पास हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज सेट अप बाय मोहन सिंह इन सिंगापुर। इसने बोला कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी फ्री इंडिया की, वो मोहन सिंह ने एस्टेब्लिश की थी सिंगापुर में। प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, देखो याद रखना, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो किसने सेटअप की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ तो गलत होगी, ये किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी डायरेक्ट रॉन्ग। सेकंड है दी सुभाष चंद्र बोस सेटअप इंडियन नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर्स एट सिंगापुर एंड रंगून। इन्होंने सिंगापुर और रंगून में हेडक्वार्टर सेटअप किए थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन्होंने वहाँ पे सेटअप किए थे। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो बनी कब थी, 21 अक्टूबर 1943 को बनी थी। ठीक है, कब बनी थी, 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। और उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में बहुत सारे मेंबर्स को अलग अलग पोस्ट दी गई थी, जैसे कि एक थे HC चटर्जी, इनको कौन सी रैंक दी गई थी, इनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया था, फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद थे MA अय्यर। ठीक है, MA अय्यर, इनको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई थी। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। और इसके बाद थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, इनको वुमेन का डिपार्टमेंट दिया गया था। क्या दिया गया था, लक्ष्मी स्वामीनाथन, इनको वुमेन डिपार्टमेंट दिया गया था। तो ऐसे ही इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट दी थी इन्होंने। ठीक है, और बस यही था। तो ये हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट का हो गया। और उसके बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो इंडियन नेशनलिस्ट ने 1942 में बनाई थी। और आइडिया इसका आया था मलाया में, किसको, मोहन सिंह को इसका आइडिया आया था मलाया में। और लेकिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट हुआ उसने तो और ज़्यादा इसको फिलिप दे दिया, मतलब कुछ करने के लिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट ने इंडियन नेशनल आर्मी को और ज़्यादा फिलिप दिया। ठीक है, उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस इसमें ऐड होते हैं तो सेकंड फेज जो है, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी का सेकंड फेज शुरू होता है। ठीक है, उस इंडियन नेशनल आर्मी का सेकंड फेज शुरू होता है। और बस वही है। फिर ये इसको वही बता दिया कि हेडक्वार्टर सिंगापुर और रंगून में हो गए। 1943 में सेकंड फेज इसका शुरू हो जाता है जब सुभाष चंद्र बोस इनको ऐड करते हैं। और इन्होंने इनके हेडक्वार्टर रंगून और सिंगापुर 2 जगह बना दिए थे, ये तो आपको पता ही है। और अब सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस क्या थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे 1921 में इन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास किया था और 4th रैंक लेके आए थे। ठीक है, उनके बाद इन्होंने छोड़ दी थी। और उसके बाद ये इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे, CR दास इनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, जिनकी 1925 में डेथ हो गई थी। फिर इनको 1923 में मेयर ऑफ कलकत्ता भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था, मेयर ऑफ कलकत्ता भी इनको बनाया गया था 1923 में। ठीक है, उसके बाद हाँ, इन्होंने एक काफ़ी फेमस, देखो 1938 के सेशन में, तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस को प्रिसाइड किया था हरिपुरा और त्रिपुरी के सेशन में। ठीक है, इसके अलावा 1940 में इन्होंने एक वो की थी एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस की थी, कहाँ पे, रामगढ़ में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इन्होंने एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस की थी 1940 में रामगढ़ में। इन्होंने क्या की थी, एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक है, बोस को नेताजी किसने कहा था, जर्मनी के पीपल्स ने। ठीक है, जर्मनी के पीपल ने इनको नेताजी कहा था। जय हिंद का स्लोगन इन्होंने दिया था। ठीक है, जर्मनी से। और इंडियन नेशनल जो आर्मी है, कहाँ मैं लिखे जा रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। क्या बता रही थी मैं, जय हिंद का इन्होंने दिया था। क्या बता रही थी मैं, इंडियन नेशनल आर्मी, हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कुछ बता रही थी मैं। और इसके बाद इन्होंने, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का जो फ्लैग था सबसे पहले कहाँ पे होइस्ट किया था, इन्होंने मणिपुर में इन्होंने सबसे पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो फ्लैग था इंडियन लैंड पे, वो मणिपुर में होइस्ट किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इनके कर्नल कौन थे, किसने किया था ये,
कॉलोनल मलिक ऑफ बहादुर ग्रुप, बहादुर ग्रुप से थे वो, किससे थे, बहादुर ग्रुप से थे, कॉलोनल मलिक थे, बहादुर ग्रुप से थे। उन्होंने मणिपुर में मणिपुर के मोइरांग में, ठीक है, मणिपुर के मोइरांग जगह पे उन्होंने होइस्ट किया था फ्लैग को इंडियन नेशनल आर्मी के। तो यही कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, ठीक है, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च द इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल कौन वो करता है, तो कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है जी। इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है, सबको पता है ये, ठीक है। और 2003 में ये रैंक जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी। 2017 में इंडिया की रैंक 100 थी, और 2017 में 2018 में इंडियन की रैंक 77 थी। 2019 में इंडिया की रैंक कितनी हो गई है, 63rd हो गई है, ठीक है। लेकिन ये केवल और केवल 2 सिटीज़ को वो कवर करती है, दिल्ली और मुंबई, और इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये ट्रू वो नहीं है, ठीक है। दिल्ली और मुंबई को ही ये केवल कवर करती है। अभी इसको रिसेंटली हो रहा है कि इसमें ज़्यादा सिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द गवर्नर जनरल एबोलिश द ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ये जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने जो ड्यूअल सिस्टम क्लाइव लेके आए थे उसको क्या कर दिया था, एबोलिश कर दिया था ड्यूअल सिस्टम को। ही आल्सो एबोलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक। उन्होंने और क्या किया था, दस्तक को एबोलिश कर दिया था, फ्री पासिस को एबोलिश कर दिया था, इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट किया था, और इन्होंने कलकत्ता मदरसा बनाया था मुस्लिम लॉ और सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। और इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ प्री पेड पोस्टल सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो कौन से वो थे, तो वो कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे वो, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो, जिन्होंने ये सारे काम किए थे। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक आए गए, 1772 से 85 तक रहे थे ये, ठीक है। 1772 से 85 तक रहे थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कब रहे थे, 1772 से 85 तक ये रहे थे, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, इनको बंगाल भी बोला जाता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, इनको बोला जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। उसके बाद ये जो थे बंगाल को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। क्या लेके आए थे, ब्रॉट बंगाल इन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इसको लेके आए थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, नवाब्स का जो एनुअल अलाउंस दो देते हैं वो भी कम कर दिया था। क्या कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था एनुअल अलाउंस जो नवाब्स को देते थे। कितना कर दिया था, 32 लाख से 16 लाख कर दिया था, ठीक है। 32 लाख से 16 लाख इन्होंने कर दिया था। उसके बाद इन्होंने जो एनुअल ट्रिब्यूट देते थे एम्परर को वो भी स्टॉप कर दिया था। क्या कर दिया था, स्टॉप, जो एनुअल ट्रिब्यूट देते थे एम्परर को, एनुअल ट्रिब्यूट जो देते थे एम्परर को वो भी इन्होंने क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दो वो बनाई थी दीवानी अदालत। एक तो थी दीवानी, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, दीवानी अदालत, और एक इन्होंने बनाई थी फौजदारी अदालत, फौजदारी, एक इन्होंने बनाई थी फौजदारी अदालत। अब जो दीवानी अदालत बनाई थी ये मेनली इन पे मेनली प्रिसाइड करता था कलेक्टर, और मेनली इसमें जितने भी सिविल केसेस होते थे वो यहाँ पे देखे जाते थे। हिंदू जो थे हिंदूज के अकॉर्डिंग हिंदू लॉज, और मुस्लिम के अकॉर्डिंग मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम आते थे तो उनके लिए जो मुस्लिम्स आते थे उनके लिए मुस्लिम लॉज फॉलो किए जाते थे, जो हिंदूज आते थे उनके लिए हिंदू लॉ फॉलो किए जाते थे, ठीक है। तो ये दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत इन्होंने सेटअप की थी। जो फौजदारी अदालत थी ये मेनली किसके लिए थी, क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है। ये मेनली किसके लिए थी, क्रिमिनल केसेस के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक सेटलमेंट भी स्टार्ट की थी जिसको बोलते थे क्वीनियल सेटलमेंट। क्वीनियल सेटलमेंट मतलब 5 ईयर लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, 5 ईयर लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट,
इन्होंने स्टार्ट की थी, किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रिवेन्यू अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ रिवेन्यू भी बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू भी बनाया था, रिवेन्यू अफेयर्स को वो करने के लिए, मैनेज करने के लिए। इन्होंने जो थे केवल और केवल 5 कस्टम हाउसेस मेंटेन किए थे, ओनली 5 कस्टम हाउसेस मेंटेन किए थे, और जितने भी थे बचे हुए सारे इन्होंने क्या कर दिए थे, एबोलिश कर दिए थे वे ऑफिसेस, ठीक है। और इनके टाइम पे कुछ कुछ सिग्निफिकेंट एक्ट भी पास हुए हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, और उसके बाद हमारा पिट्स इंडिया एक्ट भी पास हुआ है वहाँ पे 1784 का, ठीक है। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं ये भी इनके टाइम पे पास हुए थे, ठीक है। और इनके टाइम पे 2 वॉर भी हुए हैं, एक तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, याद रखना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, पोर्टो नोवो का जो वॉर था, हैदर अली के साथ जो लड़ा गया था, ठीक है, पोर्टो नोवो का नाम जिसमें आता है। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो था वो इन्हीं के टाइम पे लड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखना इनके टाइम पे ये चीज़ें हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये और 5 कस्टम हाउसेस केवल इन्होंने छोड़ दिए थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया था, क्विनेंशियल सेटलमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत शुरू की थी, एनुअल ट्रिब्यूट स्टॉप कर दिया था, और अलाउंस को डिक्रीज कर दिया था, और डायरेक्ट बंगाल को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उसके बारे में बात चलिए। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में 1772 से 1785 के बीच में इनका कार्यकाल था। और ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये तो हमने इसमें देख ही ली है, तो ये तो करनी ही करनी है, इसके अलावा जो थी वो मैंने बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नो रिलीजन, नो कास्ट, नो गॉड फॉर मैनकाइंड किसने बोला है, ये बोला है अयप्पन ने, के अयप्पन ने ऐसा बोला है। और इनके गुरु थे कौन, नारायण गुरु। इनके गुरु कौन थे, नारायण गुरु थे। और ये के अयप्पन कहाँ से हैं, ये केरला से हैं, ठीक है। श्री नारायण गुरु के वोकल फॉलोवर थे ये। और इन्होंने ही 1917 में एक उसकी मिश्रा भोजना की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मिश्रा भोजना 1970 में। कहाँ पे, चेराई में। और भी इन्होंने एक बनाई है क्या, सहोदरा संगम इन्होंने बनाया है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है। एक इन्होंने जर्नल भी निकाली थी जिसका नाम था शहोदरन, ठीक है। और इनके फाउंडर ये जो एक युक्तिवादी एक मैगजीन थी, उसके फाउंडर और एडिटर भी थे ये, ठीक है। युक्तिवादी एक मैगजीन थी, उसके फाउंडर और एडिटर भी थे ये, ठीक है। तो ये युक्तिवादी सहोदरन मिश्र भोजा केरला से थे ये। और नो रिलीजन, नो कास्ट, गॉड फॉर मैनकाइंड, और श्री नारायण गुरु के क्या थे, ये वोकल फॉलोवर थे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमें क्रोनोलॉजी बतानी है कौन सा कब बना है, ठीक है। तो ये तो आप बता ही सकते हो कि ब्रह्मो समाज कब बना था, 1828 में बना था। उसके बाद बैथुन स्कूल कब बना था, 1849 में बना। ये तो अब की बार यूपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेदांता कॉलेज कब बना था, राजा राम मोहन राय ने 1825 में ही बनाया था। तो सबसे पहले क्या हुआ, 3, फिर क्या हो गया 1, और फिर क्या हो गया 2, 3, 1, 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दो द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, पोर्चुगीज पहले थे। दे वर इनकैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ट्रेड मोनोपोली इन ईस्ट फॉर ए लॉन्ग, बिकॉज वो ट्रेड मोनोपोली नहीं बना पाए, क्यों, इट्स मर्चेंट इंजॉयड मोर पावर देन इट्स लैंडेड अरिस्टोक्रेट। देखो अगर उसके मर्चेंट्स ज़्यादा पावर अगर इंजॉय करते तो फिर वो ट्रेड मोनोपोली कर ही ना लेते, वो तो इनकैपेबल होते ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, क्योंकि जो इसके मर्चेंट्स थे वो कम पावर एंजॉय करते थे। सेकंड है पोर्चुगीज लैग्ड बिहाइंड इन डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन पावर्स। ये भी बिल्कुल सही है कि वो शिपिंग में कम थे। और थर्ड है दे फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, बिल्कुल उन्होंने रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी भी फॉलो की, इसीलिए वो पीछे रह गए। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी हमारी,
रॉन्ग हो गई है। ठीक है, तो यही था इनके कारण। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सब्सिडरी अलायंस के बारे में हमें बात करनी है। सब्सिडरी अलायंस देख लेते हैं। उसने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है के बारे में पूछना है। अंडर द अलायंस ए ब्रिटिश रेजिडेंस वाज पोस्टेड इन कोर्ट ऑफ इंडियन रूलर्स, बिल्कुल पोस्ट होता था। सेकंड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, इसको वारन हेस्टिंग ने शुरू किया था। ये तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। इसको किसने किया था, वो अभी मैंने बताया था वारन हेस्टिंग के बारे में सारी चीज़ें। इसका मतलब उन्होंने तो कौन सी चीज़ शुरू की थी, क्वीनेंशियल सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ना कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस उन्होंने शुरू नहीं किया था। सब्सिडरी अलायंस शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने। इसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड वेलेस्ले ने स्टार्ट किया था। और जो कि कब से कब तक थे, 1798 से लेके 1805 तक जो थे, उनके बाद आए थे, हेस्टिंग के बाद आए थे वेलेस्ले। ठीक है, उन्होंने शुरू किया था सब्सिडरी अलायंस, ना कि इन्होंने। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अलायंस वाज टू कीप अवे द फ्रेंच फ्रॉम एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस, निजाम ऑफ हैदराबाद वाज फर्स्ट रूलर हु जॉइंड इट, बिल्कुल निजाम ऑफ हैदराबाद पहले थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद बहुत सारे थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस के अंडर थे, जैसे कि मैसूर, तंजौर, अवध, भोंसलेज ऑफ बिरार, ठीक है, सिंधिया, और उसके बाद राजस्थान की जो स्टेट्स हैं, होलकर्स, मराठास में लास्ट थे जिन्होंने इसको किया था 1818 में। ठीक है, तो ये थे सब्सिडरी अलायंस के अंडर आने वाले स्टेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एंग्लो डच राइवलरी के बारे में बात करें। एंग्लो डच राइवलरी, सबसे पहले है एंग्लो डच कंप्रोमाइज इन्वॉल्व डच विड्रॉल फ्रॉम स्पाई आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ये बोल रहे हैं कि एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज जो थे उसमें क्या हुआ था, डच विड्रॉ कर लेंगे कहाँ से, स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया से। देखो, एंग्लो डच राइवलरी में जो एंग्लो थे, मतलब जो ब्रिटिश थे, वो तो इंडिया में रहे थे। डच क्या थे, बाहर चले गए थे, तो इसका मतलब वो कहाँ रहे थे, वो इंडोनेशिया में रह गए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वहाँ से कौन आना था, किसको आना था, इंग्लिशर्स को आना था। डच को विड्रॉ नहीं करना था वहाँ से, इंग्लिश को जितनी भी चीज़ें थी वहाँ से विड्रॉ करनी थी, और डच को इंडिया से करनी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन बैटल ऑफ हुगली लेड टू फाइनल कोलैप्स ऑफ डच इन इंडिया। बैटल ऑफ हुगली में क्या हुआ था, लास्ट डच का कोलैप्स हो गया था। बिल्कुल, बैटल ऑफ, इसको हुगली भी बोलते हैं, इसको बैटल ऑफ चिनसुरा भी बोलते हैं, और इसको बैटल ऑफ बिदारा भी बोलते हैं। ये तीनों ही बैटल तीनों ही नाम एक ही बैटल के लिए यूज होते हैं। बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ चिनसुरा, बैटल ऑफ हुगली, जिसमें डच जो थे हार गए थे। ठीक है, ये कब हुआ था, 1759 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और डच एम्बिशंस टोटल इंडिया से ख़त्म हो गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है हमारी, इसमें करेक्ट है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था ना, एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज़, ये हुआ था 1667 में। ठीक, बाद में हुआ था कि ठीक है हम आपस में चले जाते हैं, लेकिन ये 1759 में जो ये युद्ध हो गया था, ये पहले हो गया था। 1667 में ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि इंडोनेशिया से वो चले जाएंगे और हम इंडोनेशिया में चले जाएंगे, मतलब डच इंडोनेशिया में चले जाएंगे और ब्रिटिश इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है, और देखो हाँ, एक और चीज़, फैक्ट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं डच की फैक्ट्रीज़ के बारे में बात कर लेती हूँ। डच की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी ना, वो 1605 में मसूलीपट्टनम में थी। ठीक है, कहाँ थी, मसूलीपट्टनम में। अब इन्होंने अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग ईयर में सेटअप की। जैसे 1609 में इन्होंने पुलिकट में अपनी फैक्ट्री सेटअप की, फिर 1616 में इन्होंने की सूरत में, फिर इन्होंने 1641 में की बीमलीपट्टनम में। ठीक है, 1645 में इन्होंने की करिकाल में, फिर 1653 में इन्होंने की चिनसुरा में, 1658 में इन्होंने की कहाँ पे, बारानगर में। ठीक है, और 1663 में इन्होंने कोचीन में की। ठीक है, कोचीन में की, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको ये सारी चीज़ होगी कि एंग्लो डच और डच की फैक्ट्रीज हमने सारी कर ली है। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश फैक्ट्री के बारे में आया है, लेकिन मैं डच के बारे में भी करवा रही हूँ। पता नहीं यूपीएससी कब क्या पूछ दे, आजकल कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगस्त ऑफर के बारे में बताना है। अगस्त ऑफर, ठीक है, कब आया था, सबको पता होना चाहिए। अगस्त ऑफर आया था 1940 में। ठीक है, कब आया था, 1940 में। सबसे
पहले क्या बोल रहा है, इट एक्सप्लिसिटली ऑफर डोमिनियन स्टेटस। बिल्कुल 1940 के बाद जितने भी आए ना उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की, जैसे कि क्रिप्स मिशन वो भी बोला था हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, अगस्त ऑफर में भी बोला था वो कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी सेटअप आफ्टर द वॉर व्हेन इंडियंस वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप करेंगे जब वॉर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। बिल्कुल ये भी इन्होंने बोला था। और थर्ड है इट प्रोवाइडेड फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस इन एक्सपेंडेड वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल इन्होंने ये भी बोला था कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो इंडियंस की है वो मेजोरिटी होगी, ये भी इन्होंने बोला था। और उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और ये तो 3 ऑफर थे। फोर्थ ऑफर इनका क्या था, फोर्थ ऑफर था कि बिना माइनॉरिटी से पूछे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, बिना माइनॉरिटीज़ के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं किया जाएगा, फ्यूचर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये भी अगस्त ऑफर में एक बात की गई थी। ठीक है, अब किसने एक्सेप्ट किया किसने नहीं किया, याद रखना। कांग्रेस ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को। क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्यों, क्योंकि बोल रहे थे हमें क्या क्या डोमिनियन स्टेटस ये प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि नेहरू ने बोला डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज डोरनेल। ठीक है, ये उन्होंने इसी के बाद बोला था। अगस्त ऑफर आने के बाद नेहरू जी ने बोला था कि डोमिनियन स्टेटस इज कंसेप्ट इज डेड एज डोरनेल। क्या बोला था, डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट जो है वो डेड एज डोरनेल है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था। तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को। उसके बाद 1940 के एंड पे ही फिर एक सत्याग्रह शुरू हुआ था। कौन सा, इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो गांधी जी ने शुरू किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसमें पहले जो थे वो थे विनोबा भावे जिन्होंने शुरू किया था, और जो सेकंड थे वो थे सेकंड नाम है जवाहरलाल नेहरू जी का जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो थर्ड का नाम मेरे को बताना। ठीक है, थर्ड का नाम बताना कि थर्ड कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को मतलब एक्सेप्ट किया था या शुरू किया था। ठीक है, तो पहले 2 मैंने बता दिए, थर्ड आप बताना। गांधी जी ने शुरू किया था एट एंड ऑफ 1940। ठीक है, 1940 के एंड में। तो अगर आपसे आ जाए कि सीक्वेंस में लगाओ अगस्त ऑफर और इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो पहले अगस्त ऑफर आएगा और उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में शुरू हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं कितने, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसमें, तो आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जलियांवाला बाग के बारे में बतानी। लार्ज क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचली एंड सत्यपाल। बिल्कुल उनके लिए हुई थी। सेकंड, आफ्टर द इंसिडेंट महात्मा गांधी फॉर्म्ड सत्याग्रह सभा टू ऑर्गेनाइज ए ऑल इंडिया हड़ताल अगेंस्ट मसाकर। देखो, महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पे सत्याग्रह सभा बनाई थी, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये मसाकर के अगेंस्ट में नहीं बनाई थी। उन्होंने जो रोलेट एक्ट पास हुआ था ना उसके अगेंस्ट में बनाई थी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाई थी, लेकिन वो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में बनाई थी, ना कि मसाकर के अगेंस्ट में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। तो देख लो, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर ही आ गया। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ इंसिडेंट। बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ये भी सही है। और फोर्थ है, आफ्टर द हंटर कमीशन रिपोर्ट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैड वोटेड अगेंस्ट डायर्स एक्शन इन जलियांवाला बाग। देखो, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वो इसके प्रो में वोट किया था। ठीक है, उनके अगेंस्ट में वोट नहीं किया। डायर को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया था वहाँ पे। ठीक है, उनको तो अवार्ड वगैरह भी दिया गया था, तो उनके प्रेज में किया था, उनके अगेंस्ट में नहीं वोट किया था, प्रो में उनको वोट किया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। ठीक है, तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ जो है हमारी वो रॉन्ग है। तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड बेहतन हाइड्रो पावर प्लांट किस रिवर पे है? तो ठीक है, ये याद रख लेना, ये किस पे, यांगजे रिवर पे है। ठीक है, चाइना की रिवर है, चाइना की ये रिवर है। और एक और डैम इसी रिवर पे बना हुआ है, वो है थ्री गोर्जेस डैम भी इसी पे बना हुआ है।
ठीक है। थ्री गोर्जेस डैम भी इसी रिवर पे बना हुआ है। और एक और है, एक और फेमस है वुडोंसडे हाइड्रो पावर स्टेशन। ये जिनबा रिवर पे बना हुआ है, जिनबा रिवर, ठीक है, कुछ ऐसा याद रख लेना। बस ये कुछ ये याद रख लेना। ये थ्री गोर्जेस डैम भी इसी पे बना हुआ है। बेहतन हाइड्रो पावर प्लांट, ये और जो सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लखनऊ पैक्ट के बारे में हमें बात करनी है। कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। यूनिटी हुई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो हमें बताना है बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पुट फॉरवर्ड ए जॉइंट स्कीम ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। दोनों ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की एक जॉइंट जो है स्कीम उन्होंने रखी थी, बिल्कुल उन्होंने रखी थी। सेकंड है इट डिमांडेड स्वराज एट एन अर्लियर डेट। इन्होंने स्वराज एक अर्लियर डेट पे वो किया था, ये भी सही है। टू ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। नहीं, दोनों किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को, ठीक है, याद रखना। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट नहीं किया था और फिर बाद में वही मतलब इनके सेपरेशन का कारण भी लगभग माना जाता बन जाता है, ठीक है। तो इसने बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट कौन सा, तो ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो थर्ड, तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी, ठीक है। तो हमारा लखनऊ पैक्ट के बारे में हो गया। और जब लखनऊ में जब सेशन हुआ तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, तो उनके हेड कौन थे? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो अभी याद रख लेना 5, 6, 7 सेशन हो गए हैं और सबके प्रेसिडेंट आपको अभी याद होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 22 पे। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग अमर्ज्ड एज सक्सेसर स्टेट आफ्टर स्प्लिंटरिंग ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की स्प्लिंटरिंग के बाद सक्सेसर स्टेट कौन से ऑर्गेनाइज होते हैं? सक्सेसर स्टेट्स कौन से ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, कौन से अमर्ज होते हैं? तो आप देखो मराठा जो थे वो तो पहले ही थे, वो तो ये तो है नहीं कि मुगल एम्पायर के स्प्लिंटरिंग के बाद मराठाज आते, नहीं, वो पहले भी थे। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो आपकी हो जाएगी रॉन्ग, ठीक है। देखो फोर्थ काट दो तो 1, 2 तो है ही, मतलब 1, 2 बंगाल और हैदराबाद तो हुए ही थे। अब क्या बच गया? 3 और 5 पंजाब और अवध। अब देखो जो पंजाब था वो भी पहले ही वहाँ पे एंग्लो सिख वॉर्स हो रहे थे, ये सब हो रहे थे। इसका मतलब क्या था? पंजाब भी पहले ही था, ठीक है, पंजाब भी पहले ही था। ये तो था नहीं कि मुगल एम्पायर के स्प्लिंटरिंग के बाद वो आया, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 1, 2 एंड 5 कि बंगाल, हैदराबाद और अवध जो थे वो मुगल एम्पायर की स्प्लिंटरिंग के बाद जो थे वो हुए थे, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अभी अग्नि पी की बात चल रही है, अग्नि प्राइम मिसाइल बाय DRDO, तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल दैट कैन बी फायर्ड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 6000 किलोमीटर। यही तो है, इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है बस, ठीक है। इट इज़ ए कैनिस्टर मिसाइल, बिल्कुल कैनिस्टर मिसाइल है। इसको रेल रोड कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया? बी, आंसर क्या आ गया? बी। और इसको इंडो पैसिफिक में भी टारगेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। लॉर्ड लिनलिथगो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में बताया था। लॉर्ड लिनलिथगो कब थे? अभी जब अगस्त ऑफर बता रही थी उस क्वेश्चन में मैंने बताया था। इनका जो टाइम पीरियड है ना 1936 से लेके 44 तक ये रहे हैं लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय हैं इंडिया के लॉर्ड लिनलिथगो। इसके अलावा आपसे बात करूँ तो ये कौन कौन से इनके टाइम पे हुए हैं? तो सारे ही उनके टाइम पे हुए हैं, क्योंकि जो राजकोट सत्याग्रह है ये हुआ था 1938-39 में, ठीक है। जो ओप्रेसिव टैक्सेशन रजीम चल रही थी उनके अगेंस्ट हुआ था। और एजुकेशन, वेलफेयरिस्टिक पर्पस, सिविल लिबर्टीज़, मतलब बहुत सारे कारण थे राजकोट सत्याग्रह होने के। तो 1938-39 में हुआ था ये। फिर आ जाती है अगस्त रिवॉल्यूशन की बात। अगस्त रिवॉल्यूशन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी को ही अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर अभी क्या मतलब इसी लेक्चर में मैंने अगस्त डिक्लेरेशन के बारे में बताया है, तो या बताना मेरे को अगस्त डिक्लेरेशन कहाँ था, ठीक है। ये है अगस्त रिवॉल्यूशन। तो अगस्त रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट का जो था उसी को अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना। तो ये भी कब था? 1942 में था। तो 1942 इसी के बीच में आता है। और वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक कब होता है? 1939 में होता है, वहाँ से 45 तक होता रहता है।
तो ये भी उन्हीं के टाइम पे था। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं, यही तीनों लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हमारा क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और कौन सी जो है वो हमारी रॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले है कि इन यू वाह फोर, ये इक्वाडोर लिख रखा। देखो सबसे पहले आप इनके नाम से ही पढ़ लो, आई इन से इंडिया, ईयू से यूरोपियन यूनियन नेवल फोरम। ठीक है, ये ऐसा है। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन है, ये इक्वाडोर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ गया डी, मतलब 2 और 3 करेक्ट है। पाबी एंटी टेरर किसके साथ है, एससीओ के साथ है, और खंजर किसके साथ है, किर्गिस्तान के साथ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है करेक्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द अबव मेंशन पॉलिटिकल ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इन सब में से अबव पॉलिटिकल ग्रुप्स में से किसने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखो तीनों ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना मुस्लिम लीग ने किया था, ना हिंदू महासभा ने किया था, ना कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को याद रखना, किसी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना मुस्लिम लीग, ना हिंदू महासभा, ना कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में आ जाते हैं। चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। विद दिस एक्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी ए कमर्शियल एजेंसी इन इंडिया। यहाँ पे क्या हुई, वो बिल्कुल कमर्शियल एजेंसी सीज होगी बिल्कुल। सेकंड है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डेट ऑफ कंपनी टू बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल कि कंपनी के डेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट होंगे, मतलब वो भी इंडियन से लिए जाएंगे जो कंपनी के डेट होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा किया गया था। और उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, बेंटिक था। ठीक है, बेंटिंग था, विलियम बेंटिंग यहाँ के थे। और इसी एक्ट में फर्स्ट लॉ मेंबर वो किए गए थे, गवर्नर जनरल काउंसिल में फर्स्ट लॉ मेंबर को ऐड किया गया था, और वो क्या थे, टीबी मैकोले। टीबी मैकोले थे जो सबसे पहले लॉ मेंबर जिनको इसमें इंक्लूड किया गया था। और यहाँ पे जो मोनोपोली थी कंपनी की ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, वो भी यहाँ पे एंड की गई थी। तो मोनोपोली जो थी चाइना और टी के साथ, वो भी यहाँ पे एंड कर दी गई थी कंपनी की। ठीक है, वो भी यहाँ पे एंड कर दी गई थी। वैसे तो सारी इनकी जो मोनोपोली थी 1813 में एंड कर दी थी, लेकिन चाइना और टी के साथ बची थी वो 1833 में एंड कर दी थी इनकी। ठीक है, और जितने भी यूरोपियन इमाइग्रेशन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, या फिर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पे जो यूरोपियंस जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, वो सारे क्या कर दिए थे, लिफ्ट कर दिए थे। अब सब यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। ठीक है, और मतलब होलसेल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन यहाँ पे शुरू हो गया था। और उसके बाद जितने भी ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है, कौन, विलियम बेंटिंग को। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया इसको, विलियम बेंटिंग को। तो बंगाल के, मद्रास के और जो बॉम्बे के जो भी वो थे ना गवर्नर जनरल, उन सबको इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर कर दिया गया। ठीक है, वो इनके अंडर काम करेंगे, वो कर दिया गया। तो यही सारी चीज़ थी 1833 के एक्ट में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निजाम उल मुल्क असफ जा, निजाम उल मुल्क असफ जा के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कि निजाम उल मुल्क असफ जा वाज फाउंडर ऑफ स्टेट ऑफ अवध। देखो ये अवध के नहीं, ये कहाँ के वो थे, हैदराबाद के वो थे। ये क्या थे, हैदराबाद के फाउंडर थे ये। ठीक है, याद रखना हैदराबाद के फाउंडर थे ये। और इन्होंने कब 1724 में फाउंड किया था हैदराबाद को। ठीक है, और सैयदी ब्रदर को मतलब मारने में भी मतलब इनका काफ़ी हाथ था। ठीक है, उसके बाद ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पर जहंदर शाह। देखो ये मुगल एम्पर जहंदर शाह के उस टाइम पे नहीं थे, ये मोहम्मद शाह के टाइम पे थे। किसके टाइम पे थे, मोहम्मद शाह के टाइम पे थे ये। ठीक है, ये मोहम्मद शाह कब से, 1719 से 48 तक थे। तो ये उन्हीं के टाइम पे थे, मोहम्मद शाह के टाइम पे, ना कि जहंदर शाह के टाइम पे। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है ही फॉलोड ए टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू। बिल्कुल ये चीज़ सही है कि इन्होंने हिंदूज के टुवर्ड्स टॉलरेंट पॉलिसी फॉलो की थी। और इनकी डेथ जो है 1748 में हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 उसका आंसर केवल 3 सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि
गांधी जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी पहले पर्सन थे, अभी बताया कौन थे, विनोबा भावे थे, तो इनकरेक्ट होगी फर्स्ट। तो द एम ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज टू इम्प्रेस ब्रिटेन वॉर वॉज टू इम्प्रेस, देखो इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम ही था, वॉज नॉट टू इम्प्रेस ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, सी। इसमें नोट करेक्ट ही पूछा था, दोनों ही इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, सी। अभी मैंने बताया था कि विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेकंड थे, और थर्ड मैंने पूछा था, तो थर्ड कौन थे, याद रखना, ब्रह्मदत्त। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मदत्त जो थे वो थर्ड थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये चीज़ कुछ कुछ ध्यान रखने की है। ठीक है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रख लेना। तो 29 का आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। The announcement that the British would quit India by June 1948 was made by Lord Mountbatten on 3rd June 1947। इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया को क्विट करेंगे जून 1948 तक, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था। तो याद रखना, ये किसने बोला था, क्लेमेंट एटली ने बोला था। किसने बोला था, ये क्लेमेंट एटली ने बोला था, ना कि इन्होंने बोला था, माउंटबेटन ने नहीं, क्लेमेंट एटली ने बोला था। सेकेंड है, पार्टीशन ऑफ इंडिया एज ए टू नेशन थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस नेशनलिस्ट लीडर। पार्टीशन ऑफ इंडिया एज ए टू नेशन थ्योरी वो कांग्रेस नेशनलिस्ट लीडर ने क्या कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने पता नहीं, एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी आती है कि कांग्रेस लीडर पार्टीशन के लिए तो एग्री हो गए थे, लेकिन वो टू नेशन थ्योरी को नहीं मान रहे थे। पता नहीं ये क्या स्टेटमेंट, पार्टीशन के लिए मान गए थे लेकिन टू नेशन थ्योरी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। ये पता नहीं, थोड़ी सी अजीब सी स्टेटमेंट है, लेकिन यही है कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो दो, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो दोनों ही रॉन्ग है। तो करेक्ट बतानी है तो करेक्ट तो एक भी नहीं है। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं 31 पे। ही वॉज अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर था। ठीक है, इकोनॉमिक क्रिटिक था कोलोनियलिज्म का, और इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिखी हुई है 20th सेंचुरी में, और इन विच एग्जामिन द मिनट डिटेल द एंटायर इकोनॉमिक रिकॉर्ड ऑफ कॉलोनियल रूल्स इन 1757। तो हमें बताना है किसके बारे में बात चल रही है। तो याद रखना, 3 ही इकोनॉमिक क्रिटिक हुए हैं हमारे। एक तो हैं दादा भाई नारोजी, ठीक है, जिन्होंने ब्रेन ड्रेन बोल रही हूँ, इकोनॉमिक ड्रेन की वो थ्योरी दी थी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। और फिर है एक तो है MG रेनाडे, ठीक है, एक है MG रेनाडे और एक है RC दत्त। ठीक है, ये 3 ही है इकोनॉमिक क्रिटिक, तो याद रख लेना। अभी ये 2 तो दे नहीं रखे, केवल एक ही दे रखा होगा, RC दत्त। तो आंसर आ गया डी। 1 सेकेंड, कौन हो गए, RC दत्त हो गए। तो बस ये कुछ कुछ चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि दादा भाई नारोजी इकोनॉमिक क्रिटिक थे, MG रेनाडे थे और RC दत्त थे। अभी ये 2 तो नाम दे ही नहीं रखे, केवल एक ही दे रखा है, तो RC दत्त लगा दो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 31 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कार्बिस बे डिक्लेरेशन, कार्बिस बे डिक्लेरेशन किसके लिए है। ठीक है, कार्बिस बे डिक्लेरेशन किसके लिए है, तो याद रखना ये किसके लिए है, ताकि फ्यूचर में कोई पेंडेमिक ना आए, उसके लिए आर्किटेक्चर को, हेल्थ आर्किटेक्चर को बढ़ाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए। और कौन सी G7 कंट्रीज़ ने इसको लॉन्च किया है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमें इवेंट्स का। सबसे पहले नादिर शाह का इन्वेजन कब हुआ था, 1738 में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल में इन्होंने मुगल्स को हराया था। ठीक है, फिर बक्सर का कब हुआ था, 1764 में हुआ था। पानीपत का थर्ड बैटल 1761 में हुआ था। और टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी, 1799 में। फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वार था उसमें हुई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स है ना, ये कुछ बहुत ज़्यादा ही फेमस इवेंट्स हैं, तो ये आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, 1, 3, 2 एंड 4। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विंचकोम्बे रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज विंचकोम्बे क्या है। ठीक है, ये विंचकोम्बे क्या है, तो याद रखना ये मीटरोइड है जो रिसेंटली अर्थ की सरफेस पे फैल हुआ था, और ठीक है, इन UK और फरवरी 2021 में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। पर्सनैलिटी वर्सेस मूवमेंट की बात चल रही है कि कौन सी पर्सनैलिटी किस मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है।
सबसे पहले है विष्णु शास्त्री पंडित, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, बिल्कुल ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। तत्वबोधिनी सभा, बिल्कुल देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट की थी। और दादा भाई नारोजी ने पारसिला एसोसिएशन, ये भी इन्होंने स्टार्ट की थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया ए। और ये तत्वबोधिनी सभा थी, जो ये तत्वबोधिनी सभा थी कब स्टार्ट हुई थी, 1839 में स्टार्ट हुई थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन कब स्टार्ट हुई थी, 1866 में स्टार्ट हुई थी। और जो पारसिला एसोसिएशन थी ये कब हुई थी, 1855 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ ईयर ध्यान रख लेना। और किस किस ने स्टार्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले में इनकी जब ये अगली बार आएंगे तो इनके इंट्रिकेसीज में हम जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो याद ही करने ज़्यादा जरूरी है ये। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेज बिहाइंड 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के क्या क्या कारण है। तो देखो, आज बाहर की आवाज़ को प्लीज़ वो कर देना, कल से कोशिश करेंगे कि बाहर की आवाज़ आपकी ना आए। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेज थे 1857 के रिवोल्ट के पीछे। हाँ ठीक है, फर्स्ट है कॉन्फिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जमींदार, जमींदार की प्रॉपर्टी का कॉन्फिकेशन। सेकंड है एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, उनकी पोजीशन को छीन लेना। और थर्ड है प्रिविलेंस ऑफ करप्शन एट लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सारे ही तो रीजन थे, करप्शन भी था और इंडियंस को एक्सक्लूड भी कर रहे थे और जमींदार की प्रॉपर्टी का कॉन्फिकेशन भी था। तो सारे ही रीजंस के कारण क्या था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो आंसर क्या आ गया, डी। और भी बहुत सारे रीजंस थे 1857 के रिवोल्ट के, तो लेकिन मेन ये इसमें कुछ बोल रखे हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। रॉयल इंडियन नेवी के बारे में बताना है। सबसे पहले द रॉयल इंडियन नेवी स्टार्टेड ऑन 18 Feb 1946 बाई नेवल रेटिंग ऑफ HMIS तलवार एट बॉम्बे। उन्होंने बॉम्बे से क्या किया, अपनी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, बिल्कुल। सेकंड है ड्यूरिंग द RIN रिवोल्ट्स ऑफ रिवोल्ट फ्लैग्स ऑफ कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड कम्युनिस्ट पार्टी वर होस्टेड ऑन शिप्स मास्ट। बिल्कुल, ये तीनों ही फ्लैग्स वहाँ पे क्या किए गए थे, वो किए गए थे, क्या होस्ट किए गए थे तीनों ही फ्लैग को उस पर। ठीक है, जैसे ही बॉम्बे ने वो किया, उसके बाद कराची, मद्रास, विशाखापट्टनम, वहाँ के नेवल सेंटर्स ने भी इनको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के इंटरवेंशन से ये रॉयल म्यूटिनी क्या हुई थी, एंड हुई थी। ठीक है, ये रॉयल म्यूटिनी का एंड हुआ था और 23 Feb 1946 को हो गया था। 23 Feb 1946 को ही ये बंद हो गए थे। तो 18 को शुरू हुआ, 23 तक इन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी। आंसर नंबर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ऑल इंडिया किसान सभा। देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे ना, तो मैं अब भी आपको बोल रही हूँ, आप जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखो। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं, क्योंकि बार बार मेरे को कंप्लीट कराना मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकती हूँ। मैं एक बार एक जगह करवा देती हूँ तो फिर मेरे को दोबारा लगता है कि आपने वो पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो फिर भी चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में बात चल रही है। फर्स्ट है, इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड अलोंग विद द फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। इसका जो पहला सेशन हुआ था वो फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस के साथ हुआ था। तो याद रखना, इनका जो पहला सेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, वो फैजपुर में हुआ ही नहीं था। इनका सेकंड सेशन फैजपुर में हुआ था। ठीक है, और जब इनका ये था इनका फैजपुर में सेकंड सेशन, और जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें प्रिसाइड किया था NG रंगा ने। किसने प्रिसाइड किया था, NG रंगा ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे रॉन्ग होगी। सेकंड है, किसान मैनिफेस्टो वाज फाइनलाइज्ड बाय ऑल इंडिया किसान सभा एट बॉम्बे सेशन। जो मैनिफेस्टो था वो कहाँ पे फाइनलाइज हुआ था, वो बॉम्बे में फाइनलाइज हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका क्या है हमारा, बी। ठीक है, और ऑल इंडिया किसान सभा बनी कब थी, 1936 में बनी थी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इनके स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे इनके पहले प्रेसिडेंट, और इनके जनरल सेक्रेटरी थे NG रंगा। ठीक है, इनके पहले NG रंगा। और फर्स्ट सेशन लखनऊ में हुआ था और सेकंड सेशन मैंने बता दिया फैजपुर में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट बन गए थे कौन, NG रंगा। ठीक है, और जो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के भी प्रेसिडेंट थे, जो कि 1929 में फाउंड की गई थी। ठीक है, 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का भी फाउंडिंग की गई थी, तो वे उसके भी प्रेसिडेंट थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 38 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। चाइम प्रोजेक्ट के बारे में बताना है हमें। ठीक है, चाइम प्रोजेक्ट के बारे में बताना है।
तो ये क्या है, तो याद रखना स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप इन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कैनेडियन, अगर आपको ये भी पता है ना फुल फॉर्म तब भी आप कर लोगे, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आप तब भी आप कर लेते क्योंकि पैलेस्टीन, अरुणाचल और कैंसर ये ऐसी चीज़ें लिख रखी है। तो ये क्या है, स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप इन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, ठीक है। तो याद रखना ये 39 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बैटल ऑफ वेंडिवोश, बैटल ऑफ वेंडिवोश वाज वन ऑफ द डिसिसिव बैटल इन स्ट्रगल अमंग, किस किस के बीच में था। तो वेंडिवोश के बारे में तो पता ही होगा, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में था। किसके बीच में था बैटल ऑफ वेंडिवोश, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में था, ब्रिटिश, बस वही था। उसके बाद क्या हुई थी बैटल ऑफ वेंडिवोश, उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसके बीच में क्या हुई थी, फेमस ट्रीटी हुई थी दोनों के बीच में, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, ठीक है। और बस यही था इनके बीच में। तो एंग्लो फ्रेंच बैटल ऑफ वेंडिवोश इनके बीच में हुआ था। फिर अब भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा के बारे में क्या वो है, सबसे पहले है कि ही ऑथर्ड द बुक फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, इन्होंने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो बुक है वो लिखी हुई है। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही वाज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो तीनों ही चीज़ें सही हैं कि ये सारी ही चीज़ों से एसोसिएटेड थे। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भी लिखी थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड थे और HSRA से थे भी थे। तो देखो HSRA के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। HSRA नेशनल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनी थी, 1928 में बनी थी। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बनी थी ये, ठीक है। इनके मेनली मेंबर कौन थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, JC चटर्जी, अशफाक उल्ला खान, ठीक है। अशफाक उल्ला खान ये भी थे, इनके मेन मेंबर्स थे, ठीक है। इन्होंने मेन HSRA के इवेंट्स कौन कौन से हैं, इनके HSRA के मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इन्होंने सोंडर्स के मर्डर प्लान किया था, ठीक है। सोंडर्स का शूटिंग की थी, ठीक है। ब्रिटिश पुलिसमैन था जो कि लाहौर में जो ब्रिटिश पुलिसमैन था, और जिन्होंने लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, सोंडर्स की हत्या का प्लान किया था, लेकिन वो भी बच गए थे, ठीक है। फिर ये जो भगवती चरण वोहरा जी हैं, इन्होंने लिखी था मतलब HSRA का मैनिफेस्टो, HSRA का मैनिफेस्टो। और HSRA का जो मैनिफेस्टो था उसका नाम क्या था, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। तो ये भगवती चरण वोहरा जी ने ही लिखा था, ठीक है। और सेकंड, एक तो सोंडर्स इनका सबसे फेमस केक है, एक है सेंट्रल असेंबली में बॉम्बिंग का जो कारण था, बॉम्बिंग जो उन्होंने की थी, ये इनका एक फेमस इवेंट है HSRA का। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने वहाँ पे की थी 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों की थी, ताकि भैरव को भी सुन जाए और किसी को हार्म करने के लिए ऐसा नहीं किया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ इसमें 1931 में जितने भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तीनों को फांसी दे दी जाती है। और जो आज़ाद थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे 1931 में, वो इलाहाबाद में शूट आउट में मारे जाते हैं। और ऐसे ही मतलब टोटल HSRA उसके बाद 1931 के बाद क्या हो जाती है, पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, कोई लीडरशिप इसमें बचती ही नहीं है। तो ये दो फेमस इवेंट, सोंडर्स और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग और मैनिफेस्टो किसने बनाया था, कौन कौन इसके मेंबर थे, कब बनी थी, और ये आपने देख लिया, ठीक है। तो ये कुछ फेमस चीज़ें हैं और ये भी आपने देख लिया भगवती चरण वोहरा के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या बोलता है, रिवोल्ट मूवमेंट एरिया बताना है। देखो डेक्कन रॉयट्स कहाँ हुए थे, ये हुए थे महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखना कहाँ हुए थे, महाराष्ट्र में हुए थे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया थर्ड, मतलब बारदोली गुजरात में हुआ था। इसका मतलब मोपला कहाँ पे हुआ था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मोपला कहाँ पे हुआ था, मालाबार में। कहाँ पे हुआ था मोपला, मालाबार में हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, तो आंसर आ गया बी। और एक आता है हमारा बार बार पाबना रेवेलियन, ठीक है। पाबना कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। याद रखना पाबना कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया 43 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन से लीडर थे किस रीजन से, ठीक है, 1857 में। तो देखो कोई आ गया था बाहर,
तो जो नाना साहिब थे वो कहाँ से थे, कानपुर से थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिख रखे हैं। ये बहादुर खान या खान बहादुर कहाँ से थे, बरेली से थे। कहाँ से थे ये, बरेली से थे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड है कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से थे। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या बोलता है, पैसिपी ये क्या है। ठीक है, ये जो रिसेंटली सीनी न्यूज़ ये क्या है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखो तो क्या है, पोलर एरियाज स्टीलर इमेजिंग। करंट अफेयर्स में जो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, बस इनकी फुल फॉर्म देख लिया करो। ठीक है, थोड़ी सी अगर फुल फॉर्म भी आपको याद होगी ना तो भी आप इसको कर लोगे। हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। तो ये इंटरनेशनल स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। विद रेफरेंस टू परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021, उसके बारे में हमें चीज़ें बतानी है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इन द इंडेक्स मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटी अक्रॉस इंडिया इन कॉलेज एजुकेशन। याद रखना, स्कूल एजुकेशन को मेजर करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। क्या बोला, क्या द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग नहीं, इसको कौन निकालती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। कौन निकालती है इसको, एजुकेशन मिनिस्ट्री निकालती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। वीकली पेपर गदर के बारे में बताना है। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को से ये वो होता था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट्स फर्स्ट इशू वॉज पब्लिश्ड इन गुरुमुखी। इसका फर्स्ट इशू देखो, इसका फर्स्ट इशू उर्दू में हुआ था और गुरुमुखी में भी इसका सेकंड इशू हुआ था, लेकिन फर्स्ट इशू जो हुआ था इसका उर्दू में हुआ था 1930 में, और गुरुमुखी में इसका बाद में हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी किसने फाउंड की थी, लाला हरदयाल ने फाउंड की थी। हेडक्वार्टर कहाँ थे उसके, सैन फ्रांसिस्को में थे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ गया ए। आ जाते हैं 47 पे। B3W क्या है, बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, क्या आ जाता है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ये आ जाता है B3W का इनिशिएटिव। अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले B3W इनिशिएटिव एम्स टू मीट द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। बिल्कुल लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है वो पूरी करता है। सेकंड है, ये किसका है, ये एशियान का इनिशिएटिव है। बिल्कुल ये नहीं है एशियान का इनिशिएटिव, ये G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। किसका है, G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। एक और G7 के बारे में पहले क्वेश्चन आया था, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने G7 का क्वेश्चन बताया था वो कौन सा था। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आ गया ए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, आज तो कल से ये शायद मतलब लगभग नहीं आएगी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1946। 1946 में जो इंटीरियम गवर्नमेंट है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है बनी थी उसके बारे में बताना है। सबसे पहले इट वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 1946 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कांग्रेस मेंबर। इसमें केवल और केवल कांग्रेस मेंबर्स थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि उसमें और केवल देखो हाँ, उसमें क्या थे, केवल और केवल सितंबर 1946 में जो बनी थी उसमें क्या थे, केवल कांग्रेस के मेंबर्स थे। सेकंड है, राजेंद्र प्रसाद वाज डी फैक्टो हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड थे वो कौन थे, नेहरू थे। कौन थे, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे डी फैक्टो हेड इंटरिम गवर्नमेंट के। राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, दी मुस्लिम लीग नेवर पार्टिसिपेटेड। नहीं, इनिशियली में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लियाकत अली और कुछ मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो नेवर पार्टिसिपेटेड। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही इज नोन टू रिप्रेजेंट ए हैप्पी ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर थ्रू ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। ही अपोज्ड मोनोपोली ऑफ संस्कृत टू अपर कास्ट ओनली। ही वॉज फ्लैग बियरर ऑफ विडो रीमैरिज। एक ही था फ्लैग बियरर विडो रीमैरिज का। और संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल एक ही थे, कौन, जिनका भी यूपीएससी में भी ये आए थे। तो इनका आंसर क्या है, ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैथुने। स्कूल भी इन्होंने फाउंड किया था, JED बैथुने ने। ठीक है, तो JED बैथुने थे वो, तो बैथुने स्कूल का था, मैं कुछ और बता रही हूँ। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर
इन्होंने वुमेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा किया था, विडो रीमैरिज के लिए वो किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना। तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म होम चार्जेस एज वन ऑफ द मोड ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, अगर आपने किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो होम चार्जेस में क्या क्या आता है? होम चार्जेस में आता है एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडियन गवर्नमेंट के या इंडिया के कितने एक्सपेंसेस होते थे उसको बोला जाता था होम चार्जेस, उसको उससे होती थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो हमारा ये, और ये किसने लिखा था? दादा भाई नारोजी ने लिखा था, दादा भाई नारोजी ने लिखा था ये। ठीक है, 3 ही इकोनॉमिक क्रिटिक थे, उनके नाम याद रखना। ठीक है, ये सारे भी उसमें आते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ में, लेकिन ये किस में आता था? होम चार्जेस में आता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट। तो आज के भी हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ आज के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि समटाइम्स आज लेक्चर बन ही नहीं पाता अगर मैं ये सब सुनने लग जाती तो। ठीक है, तो आज यहाँ पे कुछ शादी का भी कुछ चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा चलता है एक आधी बार। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।